सोचिए हर अस्पताल में ना एक ऐसी जगह होती है जहां जिंदगी की सबसे नाजुक सबसे कीमती शुरुआत होती है। हम बात कर रहे हैं नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की यानी एनआईसीयू की। पर सवाल ये है कि इन छोटे छोटे चमत्कारों की रक्षा होती कैसे है। आज हम उसी अदृश्य सिस्टम उसी इनविजिबल सेफ्टी नेट को समझने की कोशिश करेंगे जो इन सबसे कमजोर मरीजों की हिफाजत करता है। तो चमत्कारों से भरे इस कमरे में सुरक्षा आखिर दिखती कैसी है? ये सवाल सिर्फ मेडिकल नहीं है, ये बहुत इमोशनल भी है। जहां हर एक पल कीमती हो, वहां सेफ्टी का मतलब क्या होता है? इसका जवाब पता है किसी एक मशीन या किसी एक दवा में नहीं है। ये सुरक्षा दिखती है एक सेफ्टी नेट की तरह, एक ऐसा जाल जिसे बड़ी सावधानी से प्रोटोकॉल और तैयारी के धागों से बुना गया है। और इस जाल को कौन बुनता है? हर नर्स, हर डॉक्टर, हर स्टाफ मेंबर मिलकर हर पल, हर दिन। ये एक ऐसा जाल है जिसे गलतियों को पकड़ने और किसी भी नुकसान को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए इस जाल की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अब ये जो एनआईसीयू का सेफ्टी नेट है, ये सिर्फ भावनाओं या अंदाजे पर नहीं टिका है, इसे बाकायदा मापा जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा और लगातार मेजरमेंट पर बना है। यहाँ क्वालिटी को मापा जाता है। क्यों? ताकि उसे लगातार कंटिन्यूअसली और बेहतर बनाया जा सके। तो इस जाल को बनाने के लिए टीमें मरीजों की सेफ्टी से जुड़े कुछ बहुत ही खास इंडिकेटर्स पर नजर रखती हैं, जैसे कि CLBSI रेट, मतलब सेंट्रल लाइन से होने वाले इन्फेक्शंस, VAP रेट यानी वेंटिलेटर से होने वाला निमोनिया, और भी बहुत कुछ, जैसे दवा देने में कोई गलती तो नहीं हुई, हाथ ठीक से साफ हो रहे हैं या नहीं। सच कहूं तो हर एक नंबर एक कहानी बताता है। वो हमें बताता है कि ये सेफ्टी नेट कहाँ मजबूत है और कहाँ इसे और मजबूत करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी नेट की पहली लेयर की। ये है उन छोटे छोटे सूक्ष्म खतरों से लड़ाई जो आंखों से दिखाई तक नहीं देते। ये एक रोज की जंग है। तो सबसे पहला और बड़ा खतरा है CLSI। ये एक बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है। देखिए, इन छोटे बच्चों को दवा और पोषण देने के लिए एक पतली ट्यूब की जरूरत होती है, जिसे सेंट्रल लाइन कहते हैं। ये लाइन जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है, पर ये इन्फेक्शन का रास्ता भी बन सकती है। अगर कीटाणु इसके जरिए खून में चले गए तो CLSI हो जाता है। तो इसे रोका कैसे जाता है? इसके लिए कोई एक जादुई तरीका नहीं है, बल्कि कई जरूरी स्टेप्स का एक पूरा सेट है, जिसे CLABII मेंटेनेंस बंडल कहते हैं। आप इसे इन्फेक्शन के खिलाफ एक ढाल समझ सकते हैं। इसमें हब को रगड़कर साफ करना, सिस्टम को बंद रखना, रोज चेक करना कि लाइन की जरूरत है भी या नहीं, ये सारे नियम पक्का करते हैं कि लाइन हर समय सेफ रहे। 15, सिर्फ 15 सेकंड, बस इतना ही टाइम लगता है उस हब को कीटाणुओं से साफ करने में। सोचिए, एक इतना छोटा सा काम, लेकिन इसके नतीजे कितने बड़े हो सकते हैं। ये कदम जिंदगी और मौत के बीच का फर्क पैदा कर सकता है। और यही बात दिखाती है कि इस सेफ्टी नेट में हर छोटी से छोटी डिटेल कितनी ज्यादा मायने रखती है। अब आते हैं दूसरे बड़े खतरे पर, वैप यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जब बच्चों को सांस लेने में मदद के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो ये मशीन उनके लिए जीवन रक्षक होती है। लेकिन इसके साथ फेफड़ों में इन्फेक्शन यानी निमोनिया का खतरा भी जुड़ा होता है। और बिल्कुल CLIBSI की तरह ही वैप को रोकने के लिए भी एक प्रिवेंशन बंडल है। इसमें कई नर्सिंग एक्शन शामिल हैं जो फेफड़ों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, जैसे कि बच्चे के मुंह की सफाई रखना, उसे सही एंगल पर लिटाना, एक क्लोज्ड सक्शन सिस्टम यूज करना। ये हर एक कदम फेफड़ों के चारों ओर एक और सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। सेफ्टी नेट का अगला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है दवा देना। एक ऐसा काम जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ एक जीरो एरर वाली सोच के साथ काम करना पड़ता है। पता है, एनआईसीयू में दवा की डोज माइक्रोग्राम्स में मापी जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी मात्रा। और कई दवाएं तो हाई अलर्ट कैटेगरी की होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर डोज में जरा सी, मतलब एक बाल बराबर भी गलती हो गई, तो उसका असर बहुत बहुत गंभीर हो सकता है। इसीलिए सेफ्टी नेट का ये हिस्सा सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो सवाल ये है कि टीमें ये कैसे पक्का करती हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो हर बार? इसका जवाब इस नंबर में छिपा है, 10। ये है दवा देने के 10 अधिकार। ये एक तरह की फाइनल चेकलिस्ट है। सही बच्चा, सही दवा, सही डोज, सही रास्ता, सही समय, हर एक पॉइंट अपने आप में एक सेफ्टी चेक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पक्का करता है कि हर बार हर एक दवा बिल्कुल सही तरीके से पूरी सटीकता के साथ दी जाए।
ठीक है, तो अब तक हम रोकथाम यानी प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, लेकिन तब क्या होता है जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, जब हर एक सेकंड कीमती हो। अब हम रोकथाम से इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। कोड पिंक, ये दो शब्द कोई भी एनआईसीयू में कभी नहीं सुनना चाहता। इसका मतलब है कि एक नवजात बच्चे को फौरन जिंदगी बचाने वाली मेडिकल मदद की जरूरत है। ये उस सेफ्टी नेट का इम्तिहान है जो सबसे ज्यादा प्रेशर में लिया जाता है। तो कोड पिंक शुरू कब होता है? इसके कुछ खास ट्रिगर्स हैं, जैसे बच्चे का अचानक बेहोश हो जाना, या दिल की धड़कन का बहुत ज्यादा मतलब 60 से भी नीचे चले जाना, या फिर सांस का रुक जाना। जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक पहले से तय अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हुई कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाती है। और ये रिएक्शन बिजली की तेजी से होता है। सबसे पहले जोर से चिल्लाना कोड पिंक, ताकि सब अलर्ट हो जाएं। फिर तुरंत बैग और मास्क से सांस देना शुरू करना, पल्स चेक करना, अगर जरूरत पड़ी तो चेस्ट कंप्रेशंस देना। हर कोई अपनी भूमिका जानता है। ये एक तरह का प्रैक्टिस किया हुआ डांस है, जहां हर कदम सेकंडों के अंदर एक जिंदगी बचाने के लिए उठाया जाता है। चलिए, अब सिचुएशन को और बड़ा करते हैं। एक बच्चे की इमरजेंसी से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे एक ऐसी आपदा की जो पूरी की पूरी यूनिट को खतरे में डाल दे। तब क्या होता है जब खतरा किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए हो? निक्यू में आग का खतरा किसी भी दूसरी जगह से कहीं ज्यादा होता है। इसकी वजह है एनआईसीयू फायर ट्रायंगल। आग लगने के लिए 3 चीजें चाहिए: फ्यूल, गर्मी और ऑक्सीजन। और एनआईसीयू में ये तीनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, खासकर ऑक्सीजन। यहाँ इतनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पलक झपकते ही एक बड़ी आग में बदल सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो बच्चों को बाहर निकालने की एक बहुत साफ योजना पहले से तैयार होती है। और ये उन मुश्किल फैसलों को दिखाता है जो उस वक्त तुरंत लेने पड़ते हैं कि किसे पहले बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले वो बच्चे जो स्टेबल हैं और वेंटिलेटर पर नहीं हैं, फिर सीपैप वाले बच्चे, और आखिर में वो बच्चे जो वेंटिलेटर पर हैं और जिन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा का पूरा सेफ्टी नेट ये मजबूत कैसे रहता है? इसका जवाब है लगातार ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और चेकिंग के जरिए। ये जो सक्षमता जांच सूची है, ये दिखाती है कि हर स्टाफ मेंबर को इन सभी जरूरी स्किल्स पर परखा जाता है, चाहे वो CLA-BSI बंडल हो, कोड पिंक का रिस्पॉन्स हो, या फिर आग से सुरक्षा। इस जाल को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत और चौकन्नेपन की जरूरत होती है। तो हमने देखा नाइकू के अंदर का ये अदृश्य सुरक्षा जाल। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे चारों ओर और कौन-कौन से ऐसे इनविजिबल सिस्टम्स हैं, ट्रैफिक लाइट के नियमों से लेकर फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स तक, जो हर दिन चुपचाप हमारी रक्षा करते हैं। शायद सबसे जरूरी सुरक्षा जाल वही होते हैं जिन्हें हम कभी देख ही नहीं पाते।